हेलो एवरीवन। टुडे विल कंटिन्यू विद मेंडल्स वर्क। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वर्क के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन इट बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोग क्लास 10 से फिर उसके बाद प्लस 1 या प्लस 2 में पढ़ते हो। तो आई थिंक दिस इज द बेसिक थिंग विच डजंट नीड टू मच ऑफ टाइम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अक्रॉस, बेसिकली फ्यूजन प्रोसेस इन विच ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टडीड। सो अक्रॉस in which only one pair of contrasting character is involved, या हम बोल सकते हैं स्टडी। तो जब बेटा देखो, अगर दो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली उनके सारे जीन्स कंबाइन कर रहे हैं, उनके सारे करेक्टर्स में फ्यूजन हो रही है। बट मेंडल ने क्या करा, वाइल स्टार्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ही ओनली स्टडीड अबाउट ओनली वन थिंग। उसने एक करेक्टर पे फोकस करा। उसने ही नोटिस कि जो पी प्लांट है उसके अंदर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स है, बट उन्होंने सबको नहीं स्टडी करा, सिर्फ एक को। लेटेस्ट से उन्होंने हाइट ऑफ प्लांट को फोकस करा। और जनरेशन टू जनरेशन जब वो सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहे हैं या क्रॉस फर्टिलाइज करवा रहे हैं, तो उन्होंने उसमें सिर्फ क्या देखा कि उन्होंने उसमें सिर्फ हाइट को फोकस करा। तो जब सिर्फ एक करेक्टर पे फोकस करा जाता है, एक करेक्टर की ऑब्जर्वेशंस डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है, तो उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, प्योर टॉल प्लांट इज फर्टिलाइज्ड विद प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब प्योर का मतलब क्या है कि होमोजाइगस टॉल, बिकॉज टॉल हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है, बट हम कौन सा ले रहे हैं, होमोजाइगस टॉल। तो अगर होमोजाइगस टॉल को क्रॉस करवाएंगे हेट्रोजाइगस टॉल के साथ, देन ही नोटिस कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में उन्हें मिले ऑल टॉल प्लांट्स, सारे टॉल प्लांट्स। अब दिस इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस बोल सकते हो या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो कि प्लांट दिखने में कैसे है। बट इसके दो पॉसिबल जीनोटाइप्स थे। हो सकता था कि ये टॉल प्लांट ऐसा हो या ये टॉल प्लांट ऐसा हो। दिस वाज नॉट येट नोन, ये अभी तक नहीं पता था कि ये प्लांट कैसे, बिकॉज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय लुकिंग एट द प्लांट, यू कैन नॉट फाइंड कि हाँ इसके जीन्स कैसे हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या करा, सो दिस वॉज द फर्स्ट जनरेशन, ये थी उनकी फर्स्ट जनरेशन। अब उन्होंने ये जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट्स मिले थे, इन टॉल प्लांट्स में करवा दिया सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि उन्होंने इन्हीं टॉल प्लांट्स को क्रॉस करवाया किसके साथ, इन्हीं टॉल प्लांट्स के साथ जो F1 जनरेशन में मिले थे। अब उन्हें लगा कि मैं तो सारे टॉल प्लांट्स को टॉल प्लांट्स के साथ ही क्रॉस करवा रहा हूँ, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उन्हें लगा कि जो भी मुझे F2 जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन के अंदर मुझे सारे प्लांट्स कौन से मिलेंगे, टॉल। दिस वॉज हिज एक्सपेक्टेशन, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा होगा आई गेस, बट दैट डिजंट हैपन। ऐसा नहीं हुआ। उन्हें क्या मिला, उन्हें उसके अंदर टॉल प्लांट्स भी मिले और उन्हें उनके अंदर डॉफ प्लांट्स भी मिले। तो उन्हें दोनों चीज़ें देखने के लिए मिली। 75% जो प्लांट थे वो टॉल थे और नियरली 25% जो प्लांट थे वो डॉफ थे। जब उन्होंने इसके फैक्टर्स और जीन्स की स्टडी करनी शुरू करी, देन ही केम टू द रिजल्ट। तो हम जो क्रॉस पढ़ते हैं, हम जो जीनोटाइप को पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, पहले उन्होंने लिया था प्योर टॉल पेरेंट, प्योर टॉल प्लांट, और उन्हें क्रॉस करवाया था किसके साथ, प्योर डॉफ या शॉर्ट प्लांट के साथ। जब हम कह रहे हैं प्योर टॉल, तो मतलब कि वो होमोजाइगस टॉल है और उसको क्रॉस करवाया किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस डॉफ के साथ। अब बेटा क्या होता है यहाँ पे ना, ये जीन्स जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम में ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलील्स। तो पहले क्या होता है, ये जो दो अलील्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, तो ये एक कैपिटल टी अलग हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी अलग, सिमिलरली ये भी स्मॉल टी और स्मॉल टी। सो दीज आर द गिमीट फॉर्मेशन। और अगर आप इसको समझ सको तो ये क्यों हो रहा है, मियोसिस। मियोसिस आपने पढ़ा होगा, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जब एग सेल्स या स्पर्म सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं, उनमें मियोटिक डिवीजन होती है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। उस क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की वजह से क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो अलील्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे पेरेंट प्लांट। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो हमें F1 जनरेशन मिली थी, इन F1 जनरेशन देयर आर ऑल टॉल प्लांट। सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। अब सारे प्लांट टॉल कैसे थे, सारे प्लांट थे हेट्रोजाइगस टॉल। अगर हम यहाँ पे एक के जीनोटाइप लिखें और यहाँ पे दूसरे के जीन्स लिखें, देन यू केम टू नो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी विल मेक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे ही प्लांट्स कैसे थे, टॉल, और सारे टॉल कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल। सो दिस वाज द F1 जनरेशन। अब उन्होंने क्या करा, जो उन्हें F1 जनरेशन मिली थी, उन्होंने इसके बीच में करवा दिया सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि इन्हीं प्लांट्स को इन्हीं प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया। तो उन्होंने एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस जो टॉल प्लांट था उसको क्रॉस करवाया दूसरे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के साथ, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज कैपिटल टी
स्मॉल टी, और यहाँ पे भी गेमीट क्या बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब अगर हम इसके अंदर फर्टिलाइजेशन देखें तो एक तरफ हमने बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ भी बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये वाला और ये कंबाइन करेंगे बना कैपिटल टी, नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट वाला है, दिस इज टॉल क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है, दिस इज टॉल क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो टॉल बट दिस इज ड्वार्फ। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिले 3 टॉल प्लांट्स इज टू 1 ड्वार्फ प्लांट। सो जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिल रही है, वो रेशियो क्या था, 3:1। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखें, क्या ये जितने भी टॉल प्लांट्स हैं ये सारे एक जैसे हैं, नहीं, इनमें से एक जो है वो होमोजाइगस टॉल है और बाकी जो 2 हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 1:2:1, जहाँ पे ये 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है जी। अब इसी के बेसिस पे ना मेंडल केम आउट विद 2 लॉज। उन्होंने अपने इन ऑब्जर्वेशन इन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज, 2 कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेग्रीगेशन का मतलब है, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ लो। उन्होंने देखा कि जहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, हालांकि यहाँ कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये प्लांट हुआ टॉल, यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है ये भी प्लांट हुआ टॉल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है तो ये प्लांट हो गया शॉर्ट या डॉफ। अब अगर हम इस वाले पे फोकस करें, यहाँ पे दोनों जीन्स प्रेजेंट है, टॉलनेस का भी और शॉर्टनेस का भी। तो उन्होंने देखा कि अगर टॉलनेस के जीन के प्रेजेंट होने की वजह से जो शॉर्ट हाइट का जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसके जो प्रोटीन्स या प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स इसकी जो प्रेजेंस है वो मास्क कर रही है रिसेसिव जीन को, इसकी जो प्रेजेंस है जो टॉलनेस का जीन है वो मास्क कर रहा है शॉर्ट हाइट के जीन को। तो ऐसे जीन को जिसकी प्रेजेंस रूल करेगी कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में वन ऑफ द 2 डिफरेंट एलीलिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट एंड इफ द प्रेजेंस ऑफ वन विल मास्क द प्रेजेंस ऑफ द अदर, दैट मीन्स द वन विच इज मास्किंग, जिसका इफेक्ट एक्सप्रेस हो रहा है उसको उन्होंने क्या बोल दिया, डोमिनेंट जीन। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको क्या बोला गया, रिसेसिव जीन। ठीक है, और रिसेसिव अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, उसके जीन प्रोडक्ट्स तभी बनेंगे व्हेन देयर इज नो डोमिनेंट जीन टू मास्क ओवर इट। तो वो अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कर पाएगा कब, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, सिर्फ दोनों एलीलिक फॉर्म्स शॉर्ट हाइट के या डॉफ हाइट के या रिसेसिव वाले प्रेजेंट होंगे, तभी हमें उसका एक्सप्रेशन जो है वो नजर आएगा। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन्स की, on the basis of monohybrid cross he came on to the conclusion, first law of सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि उन्होंने देखा कि अगर वो कोई भी क्रॉस करवाते हैं, जैसे उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी का करवाया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीन्स ऑब्वियसली सेपरेट हो रही है, ये अलील सेपरेट हो रही है। ये चीज़ उन्हें कब ज़्यादा रियलाइज हुई, ये चीज़ उन्हें रियलाइज हुई F2 जनरेशन में, क्योंकि जब उन्होंने F2 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करवाया, अगर ये जीन सेपरेट नहीं हो रहे होते तो डॉफनेस वाला जीन, तो डॉफ प्लांट्स तो हमें मिल ही ना पाते। अगर ये जीन साथ ही रहते तो फिर ये साथ में ही फर्टिलाइजेशन होती, तो डोमिनेंट तो रहता ही रहता। इन दैट केस ऑल द प्लांट्स विल ऑलवेज बी टॉल, ऑल द टॉल प्लांट्स विल ऑलवेज बी टॉल, नो मैटर दे आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। हमें क्या देखने के लिए मिला कि कैपिटल टी और हेटेरोजाइगस टॉल को जब हमने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो हमें टॉल प्लांट्स भी देखने के लिए मिले और हमें डॉफ प्लांट भी देखने के लिए मिले। इससे क्या पता चलता है कि इसके जो अलीलिक फॉर्म्स है वो फर्टिलाइज होने से पहले दोनों सेपरेट हुए, दोनों सेग्रीगेट हुए हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई है। सो अगर हम इस लॉ की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने बोला था द मेंबर्स ऑफ द जीन, द मेंबर्स ऑफ द जीन, मेंबर्स ऑफ जीन का मतलब क्या हुआ, अलील्स, जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, सेग्रीगेट या सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। मतलब कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये जब गेमीट्स बनते हैं तो उस टाइम पे ये एलीलिक फॉर्म्स जो होती है वो अलग हो जाती है। एंड ही स्टेटेड दैट हाफ द गेमीट्स carry one allele and the other half gametes carry the other allele। तो जब गेमीट फॉर्मेशन होती है वो, तो जो सेग्रीगेट होते हैं, एक अलील एक गेमीट में आ जाता है और दूसरा जो है वो दूसरे में आ जाता है। प्लस वन मोर थिंग विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इज द गेमीट गेमीट या जीन सेग्रीगेशन, सॉरी गेमीट नहीं बोलेंगे हम, अलील बोलेंगे, द अलील सेग्रीगेशन पैरेलल द separation of members of pair of homologous chromosome
which occurs at the anaphase 1 of मियोसिस। एंड अब आपको ये पता है कि गमीट्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होती है, तो अब इस मियोटिक डिवीजन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं ना, वो फर्स्ट डिवीजन में होते हैं, मतलब कि एक पेरेंट सेल है, उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं और फिर उससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है वो फर्स्ट मियोसिस में होता है। तो फिर कह रहे हैं फर्स्ट मियोसिस के एनाफेज 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उस टाइम पे जो अलील्स है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे लॉ की, द सेकेंड लॉ विच वॉज कंक्लूडेड वॉज द सेकेंड लॉ वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था वन अलील masks the expression of the other allele when present in heterozygous कंडीशन। मतलब कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट पेयर्स ऑफ अलील प्रेजेंट होते हैं, तो एक अलील जो है वो अपना एक्सप्रेशन दूसरे के ऊपर मास्क करते हैं। मतलब एक की वजह से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जिसका फिनोटाइप हमें नजर आता है, लेकिन दूसरे का एक्सप्रेशन हमें नहीं नजर आता। तो जिसका एक्सप्रेशन हमें नजर आता है, द वन विच एक्सप्रेसेस itself is the dominant gene, and the other one which does not expresses itself, और एक्सप्रेस कब नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हम हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाम दे देंगे रिसेसिव जीन। बट रिसेसिव जीन का एक्सप्रेशन हमें कब देखने के लिए मिलेगा, ये सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कब, होमोजाइगस कंडीशन में। तो मतलब कि अगर मान लो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दो जीन्स हैं ए और बी, ए का इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है लेकिन बी का इफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है वो हो जाएगा डोमिनेंट, और जिसका नहीं नज़र आ रहा वो हो जाएगा रिसेसिव। ठीक है जी। और इसी वजह से हमेशा जो फिनोटिपिक अपीयरेंस होती है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है जेनेटिक अपीयरेंस से। तो ड्यू टू दिस रीजन द फिनोटाइप may differ from the जीनोटाइप, मतलब कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ लेट अस बिगिन विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो क्रॉस जहाँ पे हम दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं। सो अ क्रॉस in which two contrasting characters are studied are involved or studied at once, that is the dihybrid cross। अब dihybrid cross के अंदर उन्होंने क्या लिया, सपोज उन्होंने ले लिया येलो एंड स्मूथ सीड्स। ठीक है, होमोजाइगस प्योर पेरेंट लिया, येलो डोमिनेंट होता है, स्मूथ भी डोमिनेंट होता है, तो येलो के साथ क्या ले लिया, स्मूथ, तो YYSS। और इसको फर्टिलाइज करवाया किसके साथ, ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स के साथ। तो ग्रीन क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है तो हम इसके लिए स्मॉल y यूज़ करेंगे, और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल s यूज़ करेंगे। तो इनिशियली उनका ऑब्जर्वेशन या उनका एक्सपेक्टेशन क्या था, उन्होंने जब इनका फर्स्ट क्रॉप मतलब इसकी F1 जनरेशन प्रोड्यूस कराई, तो F1 जनरेशन में उन्हें क्या देखने के लिए मिला, F1 जनरेशन में उन्हें सारा डोमिनेंट करेक्टर देखने के लिए मिला, मतलब कि ऑल येलो एंड स्मूथ सीड्स, सारी सीड्स क्या मिले, येलो एंड स्मूथ। फिर उन्होंने करवाया इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो दिस वॉज F1 जनरेशन विच वॉज 100% डोमिनेंट। जब उन्होंने इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया ना, तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि जो भी सीड येलो होगा वो स्मूथ तो हो गई, ठीक है, और जो सीड ग्रीन होगा वो क्या होगा, रिंकल्ड। लेकिन जब F2 जनरेशन करवाया तब हमें क्या देखने के लिए मिला, तब हमें देखने के लिए मिला, हमें मिले येलो एंड स्मूथ सीड्स, जो कि एक्सपेक्टेड थे वो तो मिले, येलो एंड रिंकल सीड्स, ग्रीन एंड स्मूथ सीड्स, एंड ग्रीन एंड रिंकल सीड्स। तो मतलब कि दो तो उनको वही करेक्टर मिले जो पेरेंटल थे। सो दीज वर द पेरेंटल करेक्टर, ये पेरेंटल डोमिनेंट था और ये पेरेंटल रिसेसिव था। लेकिन उसके अलावा उनको क्या मिले, उनको मिले रिकॉम्बिनेंट्स, येलो के साथ रिंकल और ग्रीन के साथ स्मूथ। सो दीज वर रिकॉम्बिनेंट्स, और इनका रेशियो था 9:3:3:1, जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1।
ठीक है जी। तो ये उनको मिले उनके F2 जनरेशन में। इससे उन्हें एक चीज़ पता चली, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट की फॉर्मेशन हो रही थी, देन ही केम टू नो कि येलो जो जीन्स हैं वो स्मूथ वाले के साथ किसी भी तरह लिंक्ड नहीं है। मतलब कि यहाँ पे लिंकेज, तो डोंट टेक लिंकेज एज इनटू इट, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अदरवाइज मतलब अर्लियर उन्होंने सोचा था कि मे बी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अगर कोई सीड येलो होगा तो वो स्मूथ भी होगा ही होगा। लेकिन उन्हें क्या देखने के लिए मिला कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, येलो कलर जो है वो स्मूथ को अफेक्ट नहीं कर रहा, और स्मूथ जो है वो येलो को अफेक्ट नहीं कर रहा। येलो ने स्मूथ के साथ पेयर करा और येलो ने रिंकल के साथ भी, ग्रीन ने भी स्मूथ के साथ भी पेयर करा और ग्रीन ने भी रिंकल के साथ भी। तो दिस गिव्स हिम अनदर कंक्लूजन कि उन्होंने बोला कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस ही पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही केम अप विद दिस लॉ, जिसमें उन्होंने क्या बोला, द फैक्टर और द जीन्स, द factor or the genes at different traits assort independently of one another। मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीज़न ये भी है कि जब गेमीट फॉर्मेशन हो रही है तब भी एक येलो जीन इसमें आया, एक स्मूथ जीन इसमें आया स्टिल, क्योंकि गेमीट फॉर्मेशन, अगर आप इसकी गेमीट फॉर्मेशन देखो YYSS, तो इसके गेमीट में एक येलो का जीन आया, एक स्मूथ का, एक येलो का, एक स्मूथ का। मतलब कि एक गेमीट के अंदर एक पोलन या मेल गेमीट या एक जिसके अंदर भी आप मानो, उसके अंदर येलो का भी जीन है और स्मूथ का भी जीन है। बट उस क्रोमोसोम के ऊपर येलो का भी जीन है और स्मूथ का भी जीन है, बट येलो का जीन स्मूथ के जीन को या स्मूथ का जीन येलो के जीन को अफेक्ट नहीं कर रहा। सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली उन्होंने क्या दिया, दैट जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ दोज ऑन अनदर क्रोमोसोम। तो बेसिकली इनकी जो सेग्रीगेशन है, इनकी जो सेपरेशन है वो एक दूसरे से अलग है और ये एक दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वन मोर थिंग, अगर अब आप आ जाओ डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पे, लेट मी मेक इट इन अ क्लियर पिक्चर। हाँ जी, अब अगर हम देखें, उन्होंने करा था येलो एंड स्मूथ को ग्रीन एंड रिंकल के साथ। येलो एंड स्मूथ में उन्होंने पेरेंट्स जो लिए थे वो प्योर पेरेंट्स लिए थे, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव। जो फर्स्ट जनरेशन उन्हें देखने के लिए मिली, फर्स्ट जनरेशन में सारे थे ऑल येलो एंड स्मूथ, लेकिन इनका जो जीनोटाइप था ये क्या थे, हेट्रोजाइगस, मतलब कि कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल S स्मॉल s। ठीक है, ये चीज़ हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी देखी थी। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने F2 जनरेशन के लिए इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, मतलब सेम प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाई। येलो एंड स्मूथ सीड्स को येलो एंड स्मूथ सीड्स वाले प्लांट के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। तो F2 जनरेशन में उन्हें जो रिजल्ट देखने के लिए मिला, उन्हें पेरेंटल कैरेक्टर्स भी मिले येलो एंड स्मूथ, जो कि कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर था, जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला पेरेंट था, डोमिनेंट वाले पेरेंट उन्हें कितने मिले, 9 रेशियो की बात फॉर्म में अगर बात करें तो। अगर ग्रीन एंड रिंकल बोथ रिसेसिव कैरेक्टर्स उन्हें कितने देखने के लिए मिले, 1। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट थे, मतलब एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, जैसे येलो डोमिनेंट था, रिंकल सीड रिसेसिव थे, या ग्रीन कलर डोमिनेंट था, स्मूथ कलर रिसेसिव था। ये जो रिकॉम्बिनेंट्स उन्हें देखने के लिए मिले वो मिले 3 और 3। तो हमारा जो रेशियो हो गया वो हो गया 9:3:3:1। लेकिन दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस है, देखने में हमें लग रहा है कि ये येलो एंड स्मूथ है, 9 है। अब ये 9 सबका जीनोटाइप सेम तो नहीं होगा, क्योंकि येलो में ये भी येलो एंड स्मूथ है, ये भी येलो एंड स्मूथ है, ये भी येलो एंड स्मूथ है, और ये भी येलो एंड स्मूथ है। तो मतलब इसके कितने फॉर्म ऑफ जीनोटाइप्स बन गए, 4। उसी तरह अगर हम येलो एंड रिंकल्ड को बनाने की कोशिश करें, येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल में येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है और वो हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। लेकिन रिंकल अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो रिंकलिंग जो है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगी, तो उसका जीनोटाइप भी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लाइकवाइज और भी जीनोटाइप्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, उसी तरह 2 हमें इसके देखने के लिए मिलेंगे, 1 हमें इसका देखने के लिए मिलेगा। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 4 phenotypes, बट देयर आर 9 जीनोटाइप। अगर हम इनके जीनोटाइप्स देखें तो देयर आर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन। इन अनदर वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में हो या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में हो तो वहाँ पे आपको इसके क्रॉसेस बनाने तो नहीं आते, बिकॉज दैट साउंड्स टू सिंपल, लेकिन हाँ आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो दिस वॉज अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। So trihybrid cross, the tri word means 3, trihybrid cross. So a cross in which 3 pair of contrasting characters are studied at a time.
आपको इसका रेशियो तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इससे हम कुछ रिजल्ट जो है वो याद रखेंगे, बिकॉज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के पास ऐसा कोई नया कंक्लूजन नहीं आया अब तक। जो 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट होल्ड्स ट्रू नो मैटर नाउ हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वी आर स्टडीइंग एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो उन्होंने लिए स्मूथ येलो and purple flower seeds with wrinkled green and white flower plant। ठीक है, 3 करेक्टर्स ले लिया। अब ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि एस एस वाई वाई पी पी, और ये हो गया स्मॉल एस स्मॉल वाई स्मॉल पी। जो फर्स्ट जनरेशन हमें मिली वो एज यूजुअल जो अभी तक हम देख रहे थे ऑल डोमिनेंट, दैट मीन्स स्मूथ येलो एंड पर्पल। बट आई गेस अगर आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आए हैं तो आप यहाँ पे ये चीज़ बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये जितने भी हैं वो सारे हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस। सो दीज ऑल आर हेट्रोजाइगस। फिर उन्होंने करवाई इसकी सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। अब सेल्फ पॉलिनेशन में आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये चीज़ देख चुके हो कि उन्हें बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स मिले। अगेन यहाँ पे भी उन्हें पेरेंटल के साथ क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट्स मिले। यहाँ पे उन्हें मिले स्मूथ येलो पर्पल जो कि पेरेंटल करेक्टर था, ये मिले 27। उसके अलावा स्मूथ येलो और वाइट ये मिले 9। स्मूथ ग्रीन पर्पल ये भी मिले 9। स्मूथ ग्रीन वाइट ये मिले उन्हें 3। उसके बाद रिंकल्ड येलो पर्पल, दिस वाज अगेन 9। रिंकल्ड येलो white were 3, wrinkled green white were again 3, and wrinkled green purple all recessive was 1। तो यहाँ जो रेशियो बन रहा है, दिस इज अबाउट फिनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे जो हमारा जो रेशियो बन रहा है 27:9:9:3:3:3:1। ठीक है, आपको वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप इससे ये इंटरप्रिटेशन दे सकते हो जो मैक्सिमम है, ऑल डोमिनेंट 27, ऑल रिसेसिव 1, जिनमें 2 डोमिनेंट करेक्टर है, जैसे स्मूथ और येलो ये डोमिनेंट करेक्टर है, वाइट जो था वो रिसेसिव आ गया। अगर 2 डोमिनेंट करेक्टर और 1 रिसेसिव करेक्टर है तो वो कितने ट्रेट बनेगा, 9। लेकिन अगर 2 रिसेसिव, ओनली 1 इज डोमिनेंट, दिस 1 इज डोमिनेंट एंड द अदर 2 आर रिसेसिव, तो वो हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इसको आप खुद भी बना सकते हो, बट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए नहीं आता, एज आई टोल्ड यू इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें, नाउ दिस इज अबाउट द फिनोटाइप। अब हम यहाँ पे हमें कितने फिनोटाइप्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिनोटाइप्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और जीनोटाइप्स तो उससे भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम इससे एक फॉर्मूला कंक्लूड करने की कोशिश करें, जब हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमें कितने फिनोटाइप्स देखने के लिए मिले थे, 2, क्योंकि या तो प्लांट टॉल थे या तो प्लांट डॉफ थे, 3:1 का रेशियो मिला था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जीनोटाइप कितने देखने के लिए मिले थे, 3, क्योंकि टॉल ऐसे भी थे, 2 टॉल ऐसे थे और 1 स्मॉल ऐसा था। तो 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस और 1 होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमें फिनोटाइप कितने जीनोटाइप कितने देखने के लिए मिले, 3। सो दिस इज अबाउट फिनोटाइप एंड दिस इज अबाउट जीनोटाइप। अब अगर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हेन वी आर करेक्टिंग, मतलब व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट 2 जीन्स, यहाँ पे हम कितने जीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, मोनो हाइब्रिड में 1, यहाँ पे कितने के बारे में पढ़ रहे हैं, 2। यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमें फिनोटाइप देखने के लिए मिले वो हम सिर्फ F2 जनरेशन की बात करें, यहाँ पे हमें 4 फिनोटाइप देखने के लिए मिले थे, अगर आपको याद हो, येलो एंड स्मूथ, येलो एंड रिंकल, ग्रीन एंड स्मूथ, ग्रीन एंड रिंकल प्लस, लेकिन जो जीनोटाइप थे वो हमें देखने के लिए मिल रहे थे 9। अगर हम 3 जीन्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो अभी हमें कितने फिनोटाइप्स देखने के लिए मिले, हमें फिनोटाइप्स देखने के लिए मिले 8। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन अगर हम इनके जीनोटाइप्स की बात करें, इनके जीनोटाइप्स कितने होंगे, नियरली 27। तो अगर आप इससे एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करो तो आप ये देख सकते हो कि फिनोटाइप जो होते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड n मीन्स नंबर ऑफ जीन्स वी आर स्टडी। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो वो है 2 की पावर 1, अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो वो है 2 की पावर 2, अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो वो है 2 की पावर 3। एंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स which we'll get in F2 generation is represented by 3 की power n. When we were talking about mono hybrid cross, so it is 3 की power 1. When we are talking about dihybrid cross, it is 3 की power 2. And when we are talking about trihybrid cross, it is 3 की power
3। तो उसी तरह अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए व्हाट हैपन इफ वील कंसीडर 4 कैरेक्टर्स एट वन टाइम, व्हाट हैपन इफ वील करेक्ट 5 कैरेक्टर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप। डायहाइब्रिड के आगे जाके हमें क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप ये फॉर्मूलाज को याद नहीं रखोगे एंड यू थिंक कि हम क्रॉस बना के ट्राई कर लें, देन दैट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग कन्फ्यूजिंग एंड वहाँ पे एरर होने के, बिकॉज आप ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। So this was about monohybrid, dihybrid and trihybrid cross. Now one more thing, I want an answer from you. मैंने आपको बोला एंड यू ऑल्सो नो दैट कि जस्ट बाई लुकिंग एट द प्लांट वी कैन नॉट नो कि द टॉल प्लांट विच वी आर सीइंग इज होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, अब जब मेंडल को F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिले, टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और F2 जनरेशन में उनको 3 टॉल प्लांट और 1 डॉफ प्लांट मिला, तो मेंडल को कैसे पता चला कि ये जो टॉल प्लांट है वो हेट्रोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल नहीं है? और मेंडल को ये कैसे पता चला कि यहाँ पे एक प्लांट होमोजाइगस टॉल है और यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल वाले प्लांट भी हैं विच आर 2 इन नंबर? तो हाउ डिड ही केम टू नो कि हाँ होमोजाइगस कौन सा है और हेट्रोजाइगस कौन सा है? सो ट्राई टू रिप्लाई मी, ट्राई टू गिव द आंसर, एंड इफ नॉट देन स्टे ट्यून्ड बिकॉज इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय, कीप स्टडीइंग, गुड लक।